और इस कार्यक्रम के संरक्षक प्रोफेसर कृष्णा प्रसाद की अनुपस्थिति में प्रोफेसर बीडी श्रीवास्तव सर आज का स्वागत वक्तव्य देंगे। उसके बाद जो है कि यह सेमिनार अपना कंटिन्यू चलेगा। तो मैं प्रोफेसर बीडी श्रीवास्तव सर को आमंत्रित करता हूं कि वो मैं डॉक्टर बीडी श्रीवास्तव इस वेबिनार का विधिवत उद्घाटन करता हूं और आप सम्मिलित प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि इस वेबिनार में प्रोफेसर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय सासाराम, जो इस क्षेत्र के एक अच्छे साहित्यकार हैं और कई रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई हैं, कई शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं, ऐसे स्थानीय विद्वान प्राध्यापक का, आचार्य का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं प्रधानाचार्य जी का, डॉक्टर कृष्णकांत मिश्र जी का, जो प्राचार्य हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर PG कॉलेज हरदोई उत्तर प्रदेश में। आपने इसमें भाग लिया है। यह हम लोगों के लिए, सिरसा महाविद्यालय परिवार के लिए, पूरे हिंदी विभाग के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही सम्मान की बात है। तीसरे जो हमारे विशिष्ट वक्ता हैं डॉक्टर पठान रहीम खान जी, हम बहुत ही प्रसन्नचित हैं कि आप दक्षिण क्षेत्र के होते हुए भी, जहां अंग्रेजी अपना धूम मचाए रहती है, क्षेत्रीय भाषाओं का मनोबल ऊंचा रहता है, उस क्षेत्र से रह करके भी आप हिंदी राष्ट्रभाषा की इतनी सेवा कर रहे हैं और आपकी अनेक रचनाओं को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आप कई सम्मान एवं पुरस्कारों से प्राप्त आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं। आपसे इस वेबिनार में मिलकर बड़ी ही मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जहाँ तक राष्ट्रभाषा की बात है, हिंदी की जो विषय है, वर्तमान और भविष्य, यह बहुत ही समसामयिक विषय है। इस पर बराबर वेबिनार होना चाहिए, सेमिनार होना चाहिए, चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा का दर्जा मिला, लेकिन अभी तक इतने 72 वर्षों की भी लंबी अवधि में जितना विकास राष्ट्रभाषा का होना चाहिए, जैसे मूर्धन्य विद्वानों के रहने पर भी, कई लोक साहित्यकारों के रहने पर, लिखने के बावजूद भी अभी राष्ट्रभाषा का जो उचित दर्जा है वह हिंदी साहित्य को, हिंदी राष्ट्रभाषा को प्राप्त नहीं हो पाया है। यह खेद का विषय। यह वेबिनार एक ऐतिहासिक वेबिनार होगा, जो उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, जहां डॉक्टर पठान रहीम खान पढ़ाते हैं, वहां भी यह बातें जाए कि नहीं, अब पूरे देश के साहित्यकारों को एकजुट होना है,
हिंदी भाषी जो है, हिंदी प्रेमी जो है, सब लोग जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो भी हिंदी का सम्मान करें, पढ़ें। हिंदी बहुत ही सरल भाषा है, जटिल भाषा नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। तो साहित्य का तो महत्व है ही, और साहित्य के बिना हमारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा, निरस हो जाएगा। साहित्य में सहित की भावना है, कल्याणकारी भावना है। तो ऐसे हिंदी साहित्य में जिसमें विशेष कल्याणकारी भावना है, उस भावना को क्यों नहीं हम लोग अपने अंदर पैदा करें, उत्पन्न करें, और संपूर्ण भारत में एकजुट होकर के ये हिंदी को राष्ट्रभाषा जो ऑलरेडी संविधान में स्वीकृत हो चुकी है, केवल व्यवहार में लाना है, तो उसे हम क्यों नहीं सैद्धांतिक रूप में ही नहीं, व्यावहारिक रूप में इसका प्रयोग करें। और राष्ट्रभाषा होने से जो है यह हमारी राष्ट्रीय एकता का द्योतक है। जब हिंदी राष्ट्रभाषा का हर कोई अर्थ समझ जाएगा, प्रचार प्रसार करेगा, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी राष्ट्रीय एकता अखंड होगी, पूरे विश्व में हमारा परचम जो शक्ति तो बम और गोले में नहीं पाई जाती, वह शक्ति साहित्य, हिंदी साहित्य में पाई जाती। यानी हिंदी साहित्य एक महासागर है, और यह एक बहुत बड़ी अपार शक्ति वाला विषय है, और इसका अध्ययन हर व्यक्ति को करना चाहिए। हमने पढ़ा था दिनकर जी की, भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। मैं सोचता हूँ कि दिनकर जी की वह बात तो स्वदेश प्रेम की है ही, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा उसमें उनके साहित्य में छेड़छाड़ करते हुए, भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय जिसको हिंदी राष्ट्रभाषा से प्यार। हिंदी हमारी व्यावहारिक भाषा है, और वह एक वैज्ञानिक भाषा है, और हमको पूरा उम्मीद है, ये घोषणा है बहुत बड़े बड़े विद्वानों का कि 2049 तक विश्व की सबसे शक्तिशाली भाषा के रूप में हिंदी राष्ट्रभाषा के उभरेगी। इसलिए यह समय मात्र 27-28 वर्ष शेष रह गए हैं भविष्यवाणी में। तो बापू का जो सपना था महात्मा गांधी का, जो उन्होंने 1953 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में जो उन्होंने कहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और चूंकि उसके पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हो गया था, के लिए हिंदी राष्ट्रभाषा को हमें उच्च शिखर पर, हिमालय के उच्च शिखर पर पहुंचाना है। और पुनः मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। डॉक्टर मुकेश कुमार जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका बार-बार माइक जो है अनम्यूट हो जा रहा है, जिसके कारण त्रुटि हो रही है। सभी लोग अपना माइक जो है म्यूट कीजिए। डॉक्टर मुकेश कुमार जी, ऑर्गेनाइजर कंट्रोल कीजिए। आपके द्वारा माइक कौन ऑन कर सकता है और ऑफ कर सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है।
सर आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। सर जोर से बोलिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव सर का थोड़ा तेज आवाज में सर। के लिए। और तेज आवाज में सर बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है भाई, तेज आवाज में ही बोल रहे हैं, आप अपना माइक म्यूट करिए, सुनाई देगा। इस वर्तमान दौर में यदि हम देखें कि राष्ट्रभाषा का दर्जा किस भाषा को दिया जा सकता है या दे सकते हैं, तो इसमें विवाद है। लेकिन यदि महात्मा गांधी का एक वक्तव्य है, उसको उस संदर्भ में देखें और कहें, तो ये निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसको हम राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकते हैं। महात्मा गांधी के शब्दों में ही कहें तो वो कहते हैं कि राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जिसे अधिसंख्यक लोग जानते बोलते हों, जो सीखने में सुगम हो, जिसके द्वारा भारतवर्ष के धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवहार निभ सके, और जो क्षणिक या अल्प स्थायी स्थिति के ऊपर निर्भर न हो, वही राष्ट्रभाषा है। यह सारे गुण हमारे हिंदी में विद्यमान है, मौजूद हैं। इसलिए राष्ट्रभाषा को निर्विवाद रूप से हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकते हैं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले वक्ता के रूप में, जो विशिष्ट वक्ता इस कार्यक्रम के हैं, डॉक्टर पठान रहीम खान सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना मत रखें। डॉक्टर पठान रहीम खान। सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। सर धन्यवाद सर। प्रणाम। सभी को नमस्कार। शेरशाह महाविद्यालय हिंदी विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय ई संगोष्ठी में आप सबका स्वागत है। और इस संगोष्ठी के जो अध्यक्ष डॉक्टर बीडी श्रीवास्तव जी, संयोजक डॉक्टर राकेश कुमार, संयोजक सचिव विद्याशंकर जी, और इस महाविद्यालय के अन्य महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर पठान रहीम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, मौलाना आजाद नेशनल विश्वविद्यालय हैदराबाद से हूं। मैं आज इस राष्ट्रीय ई संगोष्ठी में, वेबिनार में एक मुख्य विषय रहा। खासकर हम 2 सालों से 3 सालों से कुछ वेबिनार सेमिनार के लिए तरस रहे हैं, अच्छे विषय के लिए सुनने के लिए। कम से कम इस बहाने से हम सब एक साथ जुड़ जाए, आपस में हिंदी प्रेमी सभी लोग। खासकर आजकल का जो विषय है, राष्ट्रभाषा हिंदी, वर्तमान और भविष्य। वर्तमान और भविष्य में ही नहीं, कल के प्रसंग में भी राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व रहा है। आजकल के नहीं है, कल के लिए भी, माने बरसों से हिंदी का महत्व रहा। और वास्तव में देखिए आप, स्कूल में, हाई स्कूल में, महाविद्यालयों में और कहीं भी विभागों में अगर हिंदी विषय को लेकर उपेक्षित भाव रहा है, हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ इससे अधिक साइंस, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी, इन विषयों को ये लोग थोड़ा, ये अध्यापक हो या चाहे ये इसको पढ़ाने वाले, अपने आप को थोड़ा गंभीर समझते हैं। आज तक मैं 30-40 सालों से मैं हिंदी पढ़ रहा हूं और इसकी हिंदी सेवा कर रहा हूं,
40 सालों से मैं इतने अध्यापकों को देखा और विद्यार्थियों को देखा, छात्रों को देखा, शोध छात्रों को देखा, मुझे बार बार सेमिनारों में हो या कहीं व्यक्तिगत से हो प्रश्न पूछते हैं, सर हिंदी भाषा पढ़ने से, द्वितीय भाषा हिंदी पढ़ने से या प्रथम भाषा हिंदी पढ़ने से क्या कुछ फायदा है क्या? इस हिंदी भाषा से क्या रोजगार मिलती है? थोड़ा बताइए आप। मैं उनको एक ही जवाब देता हूं, देखो बेटा बेटी, जो मैं आज इस स्थिति में हूं ये सब हिंदी का देन है। हिंदी मुझे यहां तक पहुंचाया। मैं ही एक व्यक्तिगत से मैं ही एक मॉडल हूं आपके सामने रोजगार के संदर्भ में। मैं कहा आप पढ़ते जाइए, आप पढ़िए, हिंदी को समझिए और हिंदी में क्षमताएं, हिंदी की जो जिस प्रकार की रोजगार है उसी प्रकार रोजगार से आप योग्यताएं प्राप्त करें, जब जाकर आप एक अच्छे महान व्यक्ति बन सकते हैं। आज अन्य विषयों से अगर देखें, मतलब साइंस सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स जो भी विषय हैं, अगर उनसे अगर हिंदी को अलग करके देखें तो हिंदी में रोजगार के अवसर बहुत है। राज्य के स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पर हो या विदेशों में भी हो, रोजगार के अवसर अधिक हैं। इस बात को मैं बहुत जोर से गंभीर से मैं कह रहा हूं। लेकिन इसको बच्चों को, शोधार्थी को या छात्रों को समझना और उसके अनुसार आगे बढ़ना, ये बड़ी एक उपलब्धि है उनके लिए। हिंदी भाषा में रोजगार मतलब कैरियर इन हिंदी लैंग्वेज, कैरियर इन हिंदी लैंग्वेज, इसको समझना। हाँ, अगर छात्र अगर क्या पढ़ने से, क्या शिक्षित होने से, प्रशिक्षित होने से कौन सी नौकरियां उनको आ सकती है, उनको मिल सकती है, ये समझना और हमें समझना समझाना, ये बड़ी बात है। जब जाकर वो छात्र या हो या शोधार्थी हो समझ पाएगा कि हाँ, हिंदी पढ़ने से इतने रोजगार के अवसर हैं। ये मैं आपको समझाता हूं। आज जितने भी जो छात्र हैं यहाँ पर, जो बैठे हैं यहाँ पर सुनने के लिए, महानुभाव हो, छात्र हो, शोधार्थी हो, उन सबको मैं एक ही बात कहता हूं कि अपने क्षेत्र से या अपने जो सब्जेक्ट से आप पहले प्रेम करें। आप जिस भाषा को पढ़ाते हैं उस भाषा से प्रेम करें और उसमें लगन रखें। अब देखिए, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं आपको, हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर, कैरियर इन हिंदी लैंग्वेज, मैं बहुत संक्षिप्त से आपको बताता हूं क्योंकि मुझे 15-20 मिनट का समय होगा शायद, मुझे तो नहीं बताया विद्याशंकर ने, लेकिन मैं 15 या 20 मिनट या 25 मिनट को मैं रखकर मैं इसको मैं समाप्त करता हूं मेरे भाषण को। भाषण नहीं है, ये गुफ्तगू है। दिस इज नॉट ये भाषण, ये मैं तो वक्ता नहीं हूं, क्योंकि मेरे जो अपने विचार है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए, खासकर अगर हिंदी पढ़ने वाला वास्तव में जो रूढ़िगत जो हमारा जो स्वभाव है, जो रूढ़िगत जो सभ्यता है, वो अध्यापन करना। वास्तव में देखिए, स्नातक, स्नातकोत्तर, अगर स्नातक में अगर हिंदी लिया, सेकंड लैंग्वेज हो या प्रथम लैंग्वेज हो, प्रथम भाषा में हिंदी, अगर उसके साथ एक प्रशिक्षित माने ट्रेनिंग, जिसको कहते हैं कि ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग हो, हिंदी ट्रेनिंग हो, जो करता है, तो साधारण से वो अध्यापक के क्षेत्र को चुन लेता है। वास्तव में जो हिंदी जो पढ़ने वाले जो छोटे छोटे जो मतलब स्नातक के साथ हिंदी पंडित करने वाला टीजीटी पीजीटी, इसको नौकरी पा सकता है, ये हम सब जानते हैं। अगर पीजीटी वाला जो स्नातकोत्तर जो एमए हिंदी जो करते हैं, जो प्रशिक्षित हैं, ये कुछ क्षेत्रों में, मतलब जैसे पीजीटी के जो क्षेत्र हैं, जो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे सोशल वेलफेयर स्कूल्स हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हो, इन विद्यालयों में वह शिक्षा के क्षेत्र में वह अध्यापन कार्य कर सकता है। इसके अलावा और क्या है रोजगार हो सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि
2011 की जनगणना के अंतर्गत भारत की आबादी 1.2 अरब आबादी है। इसमें से 40% मातृभाषा हिंदी को जानने वाले हैं। मतलब भारत की आबादी में कम से कम 80% लोग हिंदी को जानते हैं, हिंदी भाषा को जानते हैं। और बात खासकर अगर दुनिया भर को, अगर संसार में सब क्षेत्रों में अगर ले लें तो वही हिंदी 80 करोड़ लोग इसको जानते हैं। अब दूसरी बात, मातृभाषा को जानने वाले मैं पहले कह चुका हूं 41% ऑफ द पीपुल नोइंग हिंदी आज ये अपनी मातृभाषा को जानने वाले इस क्षेत्र में हैं। मतलब हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में सभी राज्यों में कहीं ना कहीं हिंदी के रोजगार अनेक क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। देखिए, हम गुफ्तगू करेंगे तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, मतलब मीडिया के क्षेत्र में, और रेडियो, पत्रकारिता और सिनेमा, दूरदर्शन, इन क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं अनेक हैं। मैं आपको बाद में समझाता हूं। दूसरा, अनुवादक क्षेत्र में, अनुवादक बनने में। और तीसरा इंटरप्रिटेटर, मतलब दुभाषीय या दुभाषिया, ये क्षेत्र में वह रोजगार प्राप्त कर सकता है। और खासकर जो हिंदी पढ़ने वाला, जो सेकंड लैंग्वेज के माध्यम से हो या प्रथम लैंग्वेज के माध्यम से हो, वह राजभाषा अधिकारी बन सकता है। माने हिंदी ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, या हिंदी आशुलिपिक, या हिंदी टंकक, या हिंदी असिस्टेंट, इतने क्षेत्रों में एक व्यक्ति हिंदी भाषा के अधिकारी बन सकता है। और आजकल अगर देखें, इस क्रांतिकारी क्षेत्र में रेडियो जाकी और समाचार वाचक ये भी बन सकते हैं। और इसके अलावा रचनात्मक क्षेत्र में रचनात्मक लेखन ये भी कर सकते हैं। और अनेक बैंकों में, निजी बैंकों में या सरकारी क्षेत्रों में, बैंक्स, रेलवे और अनेक राज्य और केंद्र सरकार, ये क्षेत्रों में अनेक मौके हिंदी पढ़ने वालों को मिल रहे हैं। अब देखिए, ये सब क्या है, एक आपके सामने ग्लैंस रखा है कि हिंदी किन किन क्षेत्रों में एक व्यक्ति, एक छात्र जा सकता है, काम कर सकता है। अब देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र के अगर ले आप, पत्रकारिता का क्षेत्र, क्योंकि यहां पर हमारे साउथ में अपने कुछ इलाके में ही यह सीमित है, लेकिन नॉर्थ, अगर उत्तर भारत में अगर देखें तो यह क्षेत्र, यह मौके अधिक हैं पत्रकारिता को लेकर। हिंदी का अध्ययन करने वाले छात्रों के बीच एक पत्रकारिता का रोजगार एक आकर्षक विकल्प है हमारे सामने। मतलब इसको पाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा और योग्यताओं को बढ़ाना पड़ेगा। बिना योग्यता, कौशलता के बगैर यह नहीं हो सकता। अब देखिए, अगर एक विद्यार्थी, एक छात्र प्रशिक्षित अगर होगा, अगर ट्रेनिंग होगा, तो ट्रेनिंग में उसको सिखाया जाएगा कि भाषा के कौशल, क्योंकि उसको पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को समझाना, एक क्लास को डील करना, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे महाविद्यालय हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको शिक्षित करना पड़ेगा। उसको प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग दिया जाता है 1 साल का या 9 महीने का। हाँ, इसके अंतर्गत उसको भाषा कौशल सिखाए जाते हैं। मतलब भाषा कौशल 4 हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यह भाषा कौशल जिस प्रकार एक अध्यापन के क्षेत्र में एक टीचर को, एक अध्यापक को जैसा आवश्यकता है, उसी प्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में भी या अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए एक विद्यार्थी को, एक शोधार्थी को, एक छात्र को उसी कौशलों के साथ आगे बढ़ना है। जिसके पास जो कौशल है वही आगे बढ़ेगा। यह शर्त है, यह नियम है।
क्योंकि देखिए, अगर आप समाचार चैनलों में जाओ, अखबार के चैनल, हिंदी के अनेक चैनल है, जैसे पत्र पत्रिकाएं, जैसे आज देखिए आप टीवी लगाए रिमोट के से, तो अनेक चैनलों में आप हिंदी बोलने वाले और हिंदी को जो जो न्यूज जो पढ़ने वाले या बोलने वाले या अनेक कार्यक्रमों में हिंदी का बोलबाला है। तो इसका मतलब क्या रहा, जो पत्रकारिता क्षेत्र में जो पढ़कर आएगा वह इस क्षेत्र में चुनने के लिए वो समर्थ है। इसमें ये जो योग्यताएं उसको चाहिए। तो पत्रकारिता के देखिए, जैसे कि मैं पहले ही आपसे कहा कि इसके लिए अलग से उसको कोर्सेज करना पड़ेगा पत्रकारिता के क्षेत्र के अंतर्गत। ये पढ़ा ये क्षेत्र को देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वार्धा, ये महाराष्ट्र में है, यहाँ पर पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा संस्था है, शिक्षण केंद्र है। और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल, यहाँ पर भी, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जेएनयू कैंपस दिल्ली, यहाँ पर, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, तमिलनाडु, हैदराबाद, और आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम, और इग्नू नई दिल्ली, और ऐसे अनेक संस्थाएं हैं भारत में। इन सारी संस्थाओं में पत्रकारिता के लिए खास योग्यता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर शिक्षण दिया जाता है। और देखिए, अगर बाद में राजभाषा अधिकारी, हाँ, दूसरा जो ऑप्शन है हमारे सामने, मैं आपको आपके सामने एक ग्लैंस रख रहा हूं, उसमें मैं बहुत अंदर, बहुत स्थूल से नहीं जा रहा हूं, बहुत संक्षिप्त में जा रहा हूं। और दूसरा जो है, अगर एमए पढ़ने वाले, जो एमए हिंदी करने के बाद या उसके साथ साथ 1 साल का अगर अनुवाद डिप्लोमा अगर कर लिया, या कोई छात्र हो या शोधार्थी हो, उसके लिए बहुत सारे अवसर हैं आजकल। मैं बच्चों को यही कहता हूं, हमारे पास भी जब मौलाना आजाद नेशनल विश्वविद्यालय हैदराबाद में बच्चों को 2 साल के एमए के कोर्स के साथ साथ 1 साल कोर्स दिया जाता है इनको, पीजी डिप्लोमा इन फंक्शनल हिंदी एंड ट्रांसलेशन, हिंदी एंड ट्रांसलेशन। इसके अंतर्गत हिंदी अंग्रेजी, वाइस वर्सा, हिंदी में अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में इसको अनुवाद के लिए जो इसकी योग्यताएं हैं बढ़ाने के लिए उसको शिक्षण दिया जाता है। देखिए, केंद्रीय संस्थानों और कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति आजकल ही नहीं, बहुत पहले ही यह निकला है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है भारत में, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आजकल 45 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक अलग से विभाग होगा राजभाषा हिंदी अधिकारी का। इसके अंतर्गत एक हिंदी भाषा अधिकारी होगा, एक हिंदी ट्रांसलेटर होगा, एक हिंदी टंकक होगा, एक हिंदी असिस्टेंट होगा। और देखिए, एक एक विभाग में 4-4 अधिकारी, एक 4-4 उसके साथ काम करेंगे। मतलब जो एमए करेगा उसके साथ पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन करेगा, उसके लिए वो हिंदी भाषा का अधिकारी बन जाएगा, या तो हिंदी ट्रांसलेटर बनेगा, या तो वह हिंदी टंकक भी बन सकता है। मतलब टंकक के जो टाइपिंग का जो कौशल जिसके पास है, उसके लिए टाइपिंग भी करना पड़ेगा। और हिंदी आशुलिपिक, मतलब हिंदी स्टेनोग्राफर, इतनी नौकरियां आजकल उपलब्ध है हमारे सामने। खासकर देखिए, हिंदी भाषा का अगर देखिए, यूनिवर्सिटीज में ही नहीं तो बैंक्स, रेलवेज और केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं, सब विभागों में हिंदी अधिकारी के पोस्ट आजकल मौजूद है। बैंक से लेकर बैंक, पोस्टल, रेलवेज, केंद्रीय कर संस्थाओं में हर जगह यह है। इसके लिए स्नातक या परस्नातक, मतलब एमए, पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर जिसके साथ हिंदी है और एमए है, ये हिंदी अधिकारी, और ये इन सारे पोस्टों के लिए वह योग्यवान है, एलिजिबल है। मतलब हिंदी ऑफिसर का मतलब खासकर देखिए, जो हिंदी अध्यापन के साथ साथ जिसको कर लेता है वो हिंदी अधिकारी बनने का योग्य बन सकता है। ये बहुत आसान भी है, और इसके लिए अपने कौशल को बढ़ाना जरूरी है, अपनी योग्यताओं को बढ़ाना जरूरी है। अब देखिए, एक संदर्भ में मुझसे बहुत सारे अपने शोध छात्र अनेक सालों से कहते हैं, पूछते आते हैं कि सर, ये पढ़ने से ये नौकरी आती है। मैं बोला कि हाँ, ये है कि हिंदी द्वितीय भाषा हो या प्रथम भाषा हो, या एमए मास्टर हिंदी हो, उसके साथ एक अनुवाद डिप्लोमा कर लो, एक अनुवाद डिप्लोमा।
हाँ, तो आप ये बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी शिक्षण योग्यताओं को अगर बढ़ाना है तो आप JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो NTA जो एग्जाम चलाती है, अगर इसमें अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आपको हर महीना 40,000 या 25,000 के आसपास में आपको फेलोशिप मिलेगा। उसके साथ आप MPhil कर लो और PhD कर लो, तो आप यूनिवर्सिटी में हो या महाविद्यालय में हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य बन जाएंगे। ये एक आपका एक अवसर है जो उच्च संस्थानों में जाना चाहता है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया महाविद्यालयों में या हो या यूनिवर्सिटीज में हो, उसके लिए ये हिंदी बच्चों को हिंदी पढ़ाना का एक माध्यम बन जाएगा। और इसके साथ साथ हिंदी भाषा में ट्रांसलेटर जो मैं इसमें बता दिया, और इंटरप्रिटेटर का इसका मतलब जो रहा कि दुनिया भर में जैसे जैसे हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है वैसे वैसे अनुवादकों और द्विभाषाविदों की मांग, इसके लिए दोनों भाषाओं को जानना जरूरी है। दोनों भाषाओं में जो निष्णात है इन लोगों के लिए ये है। मतलब समझिए, आजकल भारत देश के अलावा विविध देशों में मीडिया संस्थानों में, राजनीतिक संस्थानों में, पर्यटन से जुड़े और बड़े बड़े होटलों में अनुवादक और दुभाषियों की अच्छी खास इनके लिए मांग है। और युवाओं को चाहिए कि दो भाषाओं में वो निष्णात रहे, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी। और ये ही नहीं, जो आजकल मैंने देखा अपने कैंपस में जो छात्र हैं, ये छात्र जापानीज कर ले हैं। जापानीज एक भाषा, जापानीज, फ्रेंच और चीन, ये भाषाएं, 3 भाषाएं जो प्रमुख हैं, इसमें डिप्लोमा कर रहे हैं, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे हैदराबाद में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, हिंदी के साथ साथ छात्र ये भी कर रहे हैं। इससे क्या है, भारत के बाहर भी जाके ये नौकरी कर सके। एक हमारे पास एक छात्रा है, वो जापानी भाषा सीख रही है। मैं बोला कि आपका तो मेन हिंदी है, उसके साथ इसको क्यों? मैंने उसको प्रश्न पूछा तो नहीं सर, इसके साथ साथ भारत के बाहर भी वो काम करने के लायक बन जाए। अब देखिए, अब मैं यही कह रहा हूं आपसे कि आजकल रेडियो जाकी, आप दूरदर्शन के चैनल में जाइए, रेडियो में जाइए, जो क्या है FM रेडियो में जाइए, वहां पर रेडियो जाकी, इसके लिए तो क्या है, आदमी को कुशल बनना पड़ेगा। इसके साथ साथ उसको वाचन शक्ति उसको बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, आपको एक अंदाजा बताता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तोता अमीन सयानी, उसका एक अंदाजा है कि वो कहता है कि जो शुरू में, जी हाँ भाइयों और बहनों, ये आप अपने कानों में अभी भी उसकी आवाज हमें गूंजती है। मतलब इसमें बोलने के जो कौशल चाहिए, इसके लिए भाषा कौशलों में जो बोलने का कौशल, इसके लिए बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ RJ नवेद हमेशा रेडियो मिर्ची पर वो हमेशा उपलब्ध रहता है। मेरे कहने का मतलब है, हिंदी पढ़ने वाला और उसके साथ साथ कौशलों के बढ़ने वाला, अपनी योग्यताओं को बढ़ने वाले को देखिए, ये छोटे हाई स्कूल के टीचर से लेकर विश्वविद्यालयों के प्राचार्य तक, प्रोफेसरों तक, आचार्य तक बनने के क्षमताएं रख सकता है, उसमें योग्यताएं वो बढ़ा सकता है। और यह भी है कि उसको क्या है, भाषा पर अच्छी पकड़ चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जो स्पेशलाइजेशन है, ये जो मार्केट में, जो संसार में जितने भी मार्केट है, जितने भी जो संस्थाएं हैं, जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं, इन संस्थाओं में घुसने के लिए, उसको जाने के लिए भाषा पर अपनी अच्छी पकड़ होना चाहिए और उसकी आवाज अच्छी होनी चाहिए। और आपस में श्रोताओं को मनोरंजन करने की क्षमता इसमें होनी चाहिए। मनोरंजन करने की क्षमता, ये सब क्या है, बेहतरीन उसके करियर को बना सकते हैं एक छात्र को। और उसके साथ साथ क्या है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे रेडियो है, टीवी है, और जो बोलने के जो क्षेत्र हैं, जो आपस में, इसमें क्या है, उसको आवाज में जो प्रतिभाशाली, उसको आवाज में उसकी सुरीला आवाज चाहिए उसको, और उस भाषा पर उसको पकड़ चाहिए, जब जाकर वो इस क्षेत्रों में वो सफल पा सकता है। और दूसरा, जो करियर इन हिंदी क्रिएटिविटी रेटिंग, इसका मतलब जो है, तो हिंदी क्षेत्र में यह पहला जो मतलब रचनात्मक कौशल, माने क्रिएटिविटी, माने देखिए
ये एक अध्यापक है या एक प्राचार्य है या एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। आजकल एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपके सामने जो रिसेंटली जो हुआ है 2021, जो आजकल के संदर्भ में जो नया शिक्षा नीति आई, इसके हिसाब से अनेक एससीईआरटी और एनसीईआरटी में 6 से लेकर 10वीं तक और इंटरमीडिएट प्लस 11, 12, 13, 14, 15 मतलब ग्रेजुएशन, इन सब में क्या है, पुस्तकों में परिवर्तन हो रहा है। पुस्तकें लिखने के लिए एक रचयिता के, एक लेखक के रूप में या एक एडिटर के रूप में आपको बुलाया जाएगा, जिसके पास आपके पास रचनात्मक कौशल है। तो ये कोई लेसन लिखते हैं, एक अच्छी कविता लिखते हैं या उससे संबंधित, उस पुस्तक के संबंधित अगर कोई आप लिख कर दिए तो आपका उसमें नाम उसमें आ जाएगा। इसके लिए भी आपको रचनात्मक कौशल आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये इसके भी बहुत सारे अवसर हैं आपको। और दूसरा, जो मैं आपको हिंदी ऑफिसर के साथ साथ हिंदी ट्रांसलेटर और टंक की बात कह रहा था, टंक मतलब जो टाइपिंग के क्षेत्र में आपको बहुत सारे इसमें क्षेत्र में बहुत सारे आपको सुविधाएं हैं। आपको जाने के लिए आप अगर योग्य हैं तो इसका एक साथ कंडीशन है, आपके साथ अगर योग्यताएं हैं तो आप इन सभी क्षेत्रों में आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, मैं यही कहता हूं अपने बच्चों को, अपने पास जो हमारे पास संस्था में एमए हिंदी करने के लिए आते हैं, तो मैं उनको बच्चों को यही कहता हूं, आप एमए के साथ साथ डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन कर लो। अगर आप पहले ही आप कहीं अगर हिंदी टीचर अगर ट्रेनिंग अगर कर लिए, पीजीटी का हो या टीजीटी का ट्रेनिंग कर लिए, तो आप एक अध्यापक के साथ साथ एक आचार्य बनेंगे, एक प्राचार्य बनेंगे, एक हिंदी अनुवादक बनेंगे, हिंदी ऑफिसर बनेंगे और हिंदी असिस्टेंट बनेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी कर लें, यहाँ पर 2 साल जो शिक्षा के लिए जो आए हैं, तो आप हिंदी टाइपिंग, आजकल हिंदी टाइपिंग क्या है, आप वो आराम से हिंदी टाइपिंग आ रहा है, जैसे इंडिका टाइपिंग है, वो हिंदी टाइपिंग में। मैं आपको एक बात सुनाता हूं, मैं जब से इस क्षेत्र में आया, जो टाइपिंग के लिए जो अपने साथ जो आर्टिकल टाइपिंग करना है या किताबें अगर व्यक्तिगत जो किताबें जो करना है, तो मैं अपना खुद एक अपने पास मेरे घर के पास एक सर साउंड नहीं आ रहा, आवाज साउंड नहीं आ रहा है सर, आपका माइक म्यूट हो गया। ये ऑटोमेटिक म्यूट हो गया, सॉरी, वहां से म्यूट हो गया। हाँ, मैं ये कह रहा था, मेरे घर के बगल में एक टाइप करने वाला है हिंदी का, उसको खासकर मैं मेरे ख्याल से 1.5 लाख से 2 लाख रुपए उसको मैं दे चुका हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को मैं टाइपिंग करने के लिए मेरे 6 किताबें मेरे प्रकाशित हुई, 6 किताबें और ढेर सारी आर्टिकल्स पब्लिश हुए। मैं जो भी हो उसको देता हूं, जो अच्छे टाइपिस्ट है, टंकक है, वो मेरे ख्याल से 1.5 लाख से 2 लाख रुपए उसको दिया, मोटे तौर से। एक किताब के लिए टाइपिंग होने में क्या है, 10-15 हजार रुपए होंगे। इसीलिए मैंने इसके हिसाब से उसको 1.5 लाख 2 लाख रुपए सिर्फ मैं अकेला आदमी मैं उसको दिया हूं। कहने का मतलब यह है, आप घर पर रह कर भी पार्ट टाइम जॉब इसमें कर सकते हैं, आप टाइपिंग कर सकते हैं अपने नौकरी के साथ। और ये भी कहता हूं मैं आपको, क्रिएटिव राइटिंग, जिसके पास सृजनात्मकता है, वो किताबों में अपनी एक छोटी सी कविता हो या कोई लेसन कोई भी हो, वो लिख कर दे सकता है। मतलब इतने क्षेत्र हैं हमारे सामने हिंदी के। अब छात्र कहते हैं कि सर हिंदी पढ़ने से हमें कौन सी नौकरी मिलेगी? नौकरियां तो बहुत सारे खुलकर है हमारे सामने, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी, विश्व में हर जगह में हिंदी की बोलबाला है। अगर आप अपने हिंदी के साथ साथ 1-2 भाषाओं में अगर आप निष्णात हैं, तो आपके सामने आपका पूरा संसार ही आपके सामने है। मैं ये कहता हूं मैं आपको, क्योंकि क्या है, आजकल जो छात्र आते हैं हमारे पास, सिर्फ वो अपने अगर हिंदी है तो हिंदी ही पढ़ता है, हिंदी सीखता है। हिंदी के साथ साथ उसको अंग्रेजी भाषा भी सीखना जरूरी है। 2 भाषाओं में अगर वो निष्णात है तो वो खुद वो दुभाषी बनेगा, ट्रांसलेटर बनेगा या अनुवादक बनेगा या कोई भी बनेगा, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा वो। और मैं पहले ही कहा आपको, आजकल रेलवेज में, बैंक्स, एलआईसी, पोस्टल डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार के जितनी भी विभाग हैं, सब विभागों में राजभाषा अधिकारी का पद है। उसके साथ साथ जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर पोस्ट है। उसके साथ साथ हिंदी असिस्टेंट पोस्ट हैं।
उसके साथ साथ लिपिक भी, आशुलिपिक माने ट्रांसलेटर, इन सब पोस्ट हमारे लिए हैं। अब सिर्फ अध्यापन करना, पढ़ाना बच्चों को, ये तो एक अलग बात है। इसके अलावा यह भी हमारे सामने खुलकर हैं। अब देखिए आप, सरकारी विभागों में, अब जो भी विभाग लीजिए, सरकार से जो भी दस्तावेज आता है, उस दस्तावेज को, अंग्रेजी दस्तावेज को हिंदी में उसको ट्रांसलेशन करना उनका काम है। इसमें विभिन्न विभागों में हर जगह ये हिंदी का एक राजभाषा अधिकारी का पद है, लेकिन हम नहीं जानते इसको। अब देखिए, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक केंद्र सरकार का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ऐसे अनेक सर्विस कमीशन हर राज्य में है। हर राज्य में इसका एक खास इसकी योग्यताएं हैं। उसके साथ साथ सब्स्टिट्यूट ऐड, उसके साथ ये योग्यताएं भी होना जरूरी है। उसके बगैर आप इसमें नहीं जा सकते। अगर संचार माध्यमों को लें तो संचार माध्यमों में रेडियो हो, टीवी हो, जैसे जो जितने भी हो, इन सब में आप एक अच्छे वाचक के लिए आपके अनेक अवसर हैं। और इतना ही नहीं, अगर मनोरंजन आपका अगर क्षेत्र है, मनोरंजन आपका एक कौशल है, तो मनोरंजन के क्षेत्र में आप रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा इनको चुन सकते हैं। अब आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य क्षेत्र में मासूम रजा, इन्होंने एक लेखक है, लेखक के साथ साथ ये स्क्रिप्ट राइटर भी है। स्क्रिप्ट राइटर, आप देखिए, सिनेमा के आदि के तौर पर स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, गीतकार, ये सब पद वहां पर आपके साथ साथ मौजूद है। माने फिल्म क्षेत्र में भी ये है, रेडियो क्षेत्र में भी है, टेलीविजन क्षेत्र में भी है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी है। अब कौन से क्षेत्र बच गया, जो कौन सा क्षेत्र हमसे छूट गया जहां पर हिंदी नहीं है? हर क्षेत्र में हिंदी है। ये बच्चों को समझाइए। बच्चा छात्र जब समझेगा तो हिंदी पढ़ने में वो अभी दिलचस्पी, रुचि दिखाएगा। बच्चे जो नहीं जानते, सिर्फ देखता है कि वो एक टीचर, एक मामूली, एक साधारण से, हम जानते हैं कि अपने घरों में जो माता पिता जो अपने जानते हैं कि सिर्फ हिंदी पढ़ने से क्या है, एक टीचर बन जाएगा, हिंदी पढ़ने से एक मामूली अध्यापक बन जाएगा। अगर एमए करने से और एक पीएचडी और एमफिल करने से एक प्राध्यापक बन जाएगा, एक आचार्य बन जाएगा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा। उसके साथ साथ यह भी अनेक क्षेत्र हैं, वो कुछ भी हो सकता है। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी उसके साथ अनेक काम जुड़ गए हैं। यूं ही नहीं, ये मैं भूल गया, प्रकाशन क्षेत्र में भी हिंदी की पहुंच वहां भी गई है, और वहां पर हिंदी का अनुवाद करने में, हाँ, मुझे एक बार एक फोन आया आधार केंद्र से एक फोन आया, सर एक हमारे पास एक तेलुगु का एक स्लोगन है हिंदी के जैसे, वो स्लोगन को आप हिंदी में इसको तर्जुमा कीजिए और शाम तक हमें दीजिए, 1 पेज का है पृष्ठ, आसान से। मैं बोला कि ये तो आप सुबह मुझे 10-11 बजे बोले, आप शाम को देने का। नहीं सर, ये बहुत अर्जेंट सर, हमें ऊपर से आया, हम किसी को दिए, हम नहीं कर पाए। आप तेलुगु भाषी है, तेलुगु भाषी इसको समझते हैं कि इसका स्लोगन आधार कार्ड में जो आता है, एक उसमें स्लोगन आता है, उसके साथ। मैं बोला कि भेजो, मैं देखता हूँ। मैं देखा, मैं भेज दिया, बना के शाम तक भेज दिया उसको, टाइपिंग करके ये करके भेज दिया। अब देखिए, अब ऐसे अवसर अपने मातृभाषा के साथ, जो भी मातृभाषा हो उसके साथ, अगर आपके पास हिंदी है, आपके पास अंग्रेजी है, आपके पास एक विदेशी भाषा है, तो आपके सामने अनेक क्षेत्र आपके सामने खुलकर आएंगे। अब ये भी है, मैंने किसी एक प्रोफेसर से मैं एक सेमिनार में सुना, एक पंजाब में एक साबुन का जो नया साबुन लॉन्च हो रहा है, सोप लॉन्च हो रहा है, उसके लिए एक स्लोगन बनाने के लिए हिंदी में एक छोटा सा स्लोगन बनाने के लिए उसके लग 5 लाख रुपए दिए। एक व्यक्ति को छोटा सा स्लोगन बना के दे दिया, 2 नारे बना के दे दिया साबुन का। देखिए 5 लाख रुपए।
अगर इसमें कुशल चाहिए, आप मैं नहीं बना सकते इसको, इसके लिए क्षमताएं चाहिए, योग्यताएं चाहिए, कौशल चाहिए, उस क्षेत्र में रुचि चाहिए। पहले मैं यही कहा शुरू में, आपको किसी भी क्षेत्र को आप चुन ले तो उस क्षेत्र पे आपको प्रेम चाहिए, आपकी रुचि चाहिए, जब जाकर उस क्षेत्र में आप कौशल बढ़ाइए। सिर्फ एक चलिए भाई मैं बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया और उसके साथ एक पंडित ट्रेनिंग कर लिया और पंडित ट्रेनिंग करने के बाद मुझे नौकरी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ आप अनेक कौशलों के साथ आप आगे बढ़े तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और विदेशों में कैसे अवसर है आपको? हिंदी भाषा को लेकर हर जगह, भारत के बाहर विदेशों में मेरे ख्याल से 120 या 30 देशों में हर जगह हिंदी पढ़ाई जाती है। और वहां पर स्नातकोत्तर और पीएचडी कर चुके उम्मीदवारों के लिए विदेशों में खासकर नौकरियां हैं। आप देखिए, मैं 25 साल पहले आपके सामने मैं बताता हूं, मैं 25 साल पहले ही मैं पीएचडी एमए के साथ साथ मैं एक जगह है जापान में मैंने एक नोटिफिकेशन देखा, वहां मैं अप्लाई किया तो वहां पर मुझे नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए मुझे आमंत्रण मिला। मुझे पता लगा जब जाकर, अरे जापान में भी हिंदी पढ़ने वाले इतने लोग अधिक हैं। 25 साल की बात बोल रहा हूं मैं। मेरी पीएचडी 1997 की मेरी पीएचडी जब मेरा पूरा हुआ, जब से मैं जहां भी मैं आवेदन डालता हूं तो वहां से मुझे इंटरव्यू मुझे मिलते रहे। आप विश्वास नहीं करते, यहाँ पर जितने भी छात्र हैं और अध्यापक हैं, मुझे कुल मिलाकर अपने 30 साल सर्विस में 60-70 तक मुझे इंटरव्यू आए। 60 और 70 इंटरव्यू लेटर्स मुझे मिले हैं। मैं कहने का मतलब ये रहा, मैं एक हिंदी प्रेमी हूं, एक छोटा सा सादा सा मैं हिंदी अध्यापक हूं। इसके साथ साथ मेरी क्षमताएं जो हैं, देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा हूं। जितने यहाँ पर मेरे छात्र भी हैं, मैं उनको खास यही बताता हूं। मैं जब ग्रेजुएशन हूं तो ग्रेजुएशन साहब मैं हिंदी के जितने भी छोटे छोटे परीक्षाएं हैं वो छोटी छोटी परीक्षाएं में पास कर लिया। उसके साथ साथ एमए हिंदी कर लिया। एमए हिंदी के साथ साथ मैं डिप्लोमा ट्रांसलेशन कर लिया। मैं उसके साथ एमए इंग्लिश कर लिया, हिंदी अनुवाद के लिए, हिंदी ट्रांसलेटर जाने के लिए एमए इंग्लिश कर लिया। और उसके साथ साथ मैं एक टीचर बनने के लिए, अगर इस क्षेत्र में अगर मुझे नहीं मिला तो अध्यापन क्षेत्र में टीचर बनने के लिए मैं बीएड कर लिया और उसी में एमएड कर लिया। उसके बाद नेट पास हुआ, उसके बाद एमफिल, उसके बाद पीएचडी, उसके बाद डीलिट, उसके साथ सारे अपने योग्यताओं को, क्षमताओं को बढ़ाते हुए आगे गए। तो इसके संदर्भ में क्या है, मैं एक हिंदी ऑफिसर के लिए, एक टीचर के लिए, एक इंटरप्रेटर के लिए, एक प्रोफेसर के लिए, एक अध्यापक के लिए, एक प्राध्यापक के लिए, एक टाइपिंग के लिए, इस सभी क्षेत्रों में मैं एलिजिबल हूं। आपको आवाज आ रही है मेरी? यहां पर जो छात्र सुन रहे हैं और जो अन्य अध्यापक हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। मैं इतने क्षेत्रों में मैं एलिजिबल हूं। मुझे सिर्फ ये नहीं है कि आशुलिपिक, मतलब जो क्या है स्टेनोग्राफर आशुलिपिक, ये मैं सीखा, लेकिन मैं ये इसको बीच में मैं छोड़ दिया, टाइम नहीं था मेरे पास इतना। हमारे पास साउथ में उसको सिखाने वाला भी अच्छी तरह नहीं था। कहने का मतलब एक ही हूं, वी आर द मॉडल। यहां पर जितने भी लोग हैं ये सब हमारे हिंदी छात्रों के लिए, शोधार्थियों के लिए मॉडल हैं। हम ही इनके मॉडल हैं। मैं यही कहता हूं कि हमें देखें, जितने अवसर मुझे मिले ये अवसर आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, आपके कौशल को बढ़ाना पड़ेगा, जब जाकर आपको मिले। जो भी पोस्ट आता है, नोटिफिकेशन आता है, हिंदी क्षेत्र में हो या उत्तर में हो या भारत में हो, जब मैं भरता हूं हर इंटरव्यू मुझे मिलती थी। क्यों? हमारे साथ इतनी योग्यताएं अगर हैं तो हम कहीं ना कहीं हम घुस जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी हमें। जो अंत में आकर हम इसी पद में हैं। अगर भगवान चाहे तो दूसरी भी हो सकती है। जब हमारे पास योग्यताएं हैं, हम जिस पोस्ट के लिए हम सक्षम हैं, जिसमें हम कुशल हैं, जिसमें हम निपुण हैं, उसके हिसाब से हम चुने जाएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं, छात्र हो या अध्यापक हो, हर हमेशा वो निरंतर विद्यार्थी है। आप पढ़ते जाइए, आपके साथ साथ ये सारे आपके साथ, आपके कदमों में आपके साथ आ जाएंगे। हाँ सर,
विद्यासागर जी, मैं जितना बच्चों को जितना समझाना था, जितना इस सेमिनार के माध्यम से बताना चाहता था उतना बताया, और भी है बताने के लिए बहुत सारा कुछ, लेकिन जितना था उनके लिए तो मैं सूक्ष्म से आपको बता दिया सर। शायद यहाँ पर जो रहे छात्र आप समझे होंगे, जो भी हो आप व्यक्तिगत से मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी आपके साथ जो डाउट है, क्योंकि साउथ में देखिए, साउथ में जो हमारे दक्षिण भारत में हिंदी बहुत कम है। अब जहां से मैं सुन रहा हूँ इतने विद्वान हैं, ये सब नॉर्थ से हैं और महाराष्ट्र से, जहां पर हिंदी प्रदेश से हैं, मुझसे अधिक आप जानते हैं, अधिक जानते हैं आपके साथ क्या क्या हो रहा है वहां पर, हिंदी की कितनी नौकरियां मिल रही है वहां पर। इसलिए हमारा एक ही दायित्व है, हिंदी को पढ़ना और पढ़ाना और हिंदी को आगे बढ़ाना, बस इतना ही है। हमें जितना मालूम उतना बच्चों को बताइए कि आप उपेक्षित ना रहे हिंदी भाषा के प्रति। एक न्यून भावना अपने मन में है बच्चों में, इसको निकाल दीजिए बच्चों को। मैं यही बताता हूँ, कहीं भी सेमिनार में जाओ, बेटा मैं जो हूँ आजकल, ये मेरी योग्यताएं हैं, ये योग्यताओं के अनुसार मुझे इतनी नौकरियां, इतनी मुझे इंटरव्यू आए, मुझे जो क्षेत्र बेटर है वो क्षेत्र में मैं इसको चुन लिया, आप भी इसमें आगे बढ़े, इतने इतने अवसर आपको इसमें मिल जाएंगे, यही बताइए बच्चों को बस। थैंक यू सर, धन्यवाद। जो इसको आज जो मैं जो टॉपिक दिया है मुझे, राष्ट्रभाषा हिंदी के वर्तमान और भविष्य, इसके बारे में मैं जितना जानता हूं मैं उतना आपके सामने रखा। धन्यवाद सर, धन्यवाद विद्यासागर जी। और यहाँ पर जो संयोजक है राकेश कुमार जी और मूर्तिजय सिंह जी मुख्य वक्ता के रूप में जो यहाँ पर हैं हमारे सामने। सर आपको भी धन्यवाद, विद्यासागर जी को धन्यवाद, जितने भी यहाँ पर श्रोतागण हैं और विद्वान हैं उन सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर पठान रहीम खान सर। थैंक यू सर। आपने हिंदी के महत्व को विशद रूप में उदाहरणों के साथ समझाने का सफल प्रयास किया, इसके लिए हम आपका आभारी हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में ही अगर कोई हम सेमिनार या वेबिनार करें तो आपको जरूर आमंत्रित करेंगे और आप उम्मीद करते हैं कि आपकी स्वीकृति हमें प्रदान होगी और मिलेगी। इस वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगले वक्तव्य के रूप में मैं डॉक्टर कृष्णकांत मिश्र, प्राचार्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पीजी कॉलेज हरदोई उत्तर प्रदेश को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और इस वेबिनार मंच के माध्यम से अपनी मत को या विचार को हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। डॉक्टर कृष्णकांत मिश्र। डॉक्टर कृष्णकांत मिश्र सर, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं क्या? कृष्णकांत मिश्र जी, सर आपका माइक म्यूट है। हाँ हाँ, कृष्णकांत का माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करिए। हाँ कृष्ण कुमार जी, आपका माइक म्यूट में है, तो उनको कॉल कर लीजिए सर पर्सनल से, अच्छा रहेगा। पर्सनल से कॉल करने से उठाएंगे मेरे ख्याल से।
सर आवाज नहीं आ रहे हैं। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही है। लग रहा है कि सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनको फोन करते हैं हम। हेलो, नहीं आपका अभी तो हाँ सर, टाइम हो गया, आप बोलिए सर। नहीं, आपके अभी भी आपकी जो माइक है वो म्यूट ही है सर। हाँ, उनको कॉल कर लीजिए सर, कॉल करने से उनको पता चल जाएगा। नहीं, बताया सर को मैंने। हाँ 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 हाँ। तो सर आप अनम्यूट कीजिए। आपके जो नीचे में जो बटन, जो नीचे में माइक का ऑप्शन बना हुआ है ना सर, उसको क्लिक कीजिए। थोड़ी सी असुविधा हो रही है सर को जुड़ने में। फिर से सर से बात हुई है, फिर से वो रिकनेक्ट हो रहे हैं सर। थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। अगर देख लेते हैं, अगर सर को कंफर्टेबल नहीं हो पाता है तो सर से मैं बात करता हूँ। अगर 2 मिनट में सर नहीं जुड़ पाते हैं तो हम अपने चाहेंगे कि हमारे जो मुख्य वक्ता है प्रोफेसर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह सर, हम उन्हें बुलाएंगे। पर देख लेते हैं, अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो हम अपने नेक्स्ट वक्ता को हम बुलाना हाँ, चाहेंगे। एक दो मिनट देख करके उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, जी हाँ सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ। लीजिए सर, जी उनको थोड़ा गुरुजी, थोड़ा इंतजार। हाँ हाँ। हाँ सर, अब जो है सिर्फ आपको माइक जो है, माइक के पास एक प्रेस कीजिए, अनम्यूट हो जाइएगा। सर हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है? कृष्णकांत सर, आवाज मिश्रा सर, मिश्रा सर, के मिश्रा सर, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तब तक हम सर को गाइड करते हैं। तब तक हमारे जो कन्वीनर साहब हैं वो नेक्स्ट जो हमारे वक्ता है, मुख्य वक्ता, आप उन्हें बुलाइए। तो सर से बात करते हैं। कर दीजिए सर, बात।
ठीक है, ओके। अभी हमारे जो अगले वक्ता थे डॉक्टर कृष्णकांत मिश्र सर, तो तकनीकी समस्याओं की वजह से अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम इस कार्यक्रम के आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर मृत्युंजय सिंह से आग्रह करेंगे, जो विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय सासाराम में कार्यरत हैं, कि वो अपने विचारों को यहाँ हम लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करें। प्रोफेसर मृत्युंजय सिंह सर, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ सर, फिर अब बोले सर। आवाज आ रही जी ठीक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आवाज जा रही है आप लोगों को? हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, आवाज आ रही है, बोलिए आप। अच्छा, ओके, धन्यवाद। शेर शाह महाविद्यालय सासाराम के हिंदी विभाग द्वारा आज एक दिवसीय राष्ट्रीय ई संगोष्ठी के संरक्षक प्रोफेसर कृष्णा प्रसाद जी प्रचार से समाप्त है। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर बीडी श्रीवास्तव जी शेरशाह महाविद्यालय, और अभी अभी अपना वक्तव्य समाप्त करके डॉक्टर पठान रहीम खान साहब मौलाना आजाद विश्वविद्यालय हैदराबाद इस संगोष्ठी के अन्य वक्ता डॉक्टर कृष्णकांत मिश्र जी इस वेबिनार में शामिल हिंदी के सभी शोधार्थी, छात्र, प्राध्यापक, मित्र, आप सबको नमस्कार। इस गोष्ठी के सचिव विद्याशंकर, मैं आप सबका आभारी हूं कि आप लोगों ने इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। आज के इस संगोष्ठी का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रभाषा हिंदी वर्तमान और भविष्य। इसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है जो छिपी है, वो है इसका अतीत, यानी कल, आज और कल। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के विकास में वहां की राष्ट्रभाषा की अहम भूमिका होती है। अगर कोई देश स्वतंत्र हो, विकासशील हो, समृद्ध हो या होना चाहता हो और उसके पास अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके तमाम टेक्नोलॉजी और ज्ञान के बावजूद वह उस विकास या लक्ष्य को हासिल कर पाएगा। हमारा देश जब आजाद हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, चूंकि भारत एक ऐसा देश है, विश्व का बड़ा ही अनूठा देश है, जहां विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों और भाषा भाषी के लोग रहते हैं, तो आजादी के बाद यहाँ अपने देश के नेताओं ने जिस संविधान को अंगीकार किया, जो व्यवस्था को, जिस व्यवस्था को अंगीकार किया, वह एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में सभी भाषा भाषी, सभी धर्म और सभी संप्रदायों के प्रति सम्मान का भाव है, और सरकार की तरफ से किसी में हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए अपने देश में तमाम विविधताओं के बावजूद
एक राष्ट्रीय एकता दिखाई पड़ती है। और भारत अभी तक जिस मुकाम पर पहुंचा है उसमें इस राष्ट्रीय एकता में इसकी अहम भूमिका है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष उस समय था भाषा का पक्ष, भाषा का प्रश्न, जिसको बड़ी सावधानी से, पूरी सजगता से हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, विद्वानों ने, विचारकों ने सुलझाया। और उस समय हमारे संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें संस्कृत और हिंदी भी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही हिंदी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। सभी देश के सभी प्रांतों के जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, वो चाहे राजगोपालाचार्य हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरोजिनी नायडू हो, सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, अंबेडकर हो, कि अपने देश में एक हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में एक संपर्क भाषा के रूप में, एक राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकृत हो सकती है। और उनका यह अंदाज सही था और यह स्थापना उनकी सही थी और बाद में यही हुआ और हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा बनी। उसके बाद हमारे देश में जितने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय बने, उसमें एक शर्त जोड़ी गई कि सभी विश्वविद्यालयों में जहां जहां नए विश्वविद्यालय खुलेंगे, महाविद्यालय खुलेंगे, वहां हिंदी विभाग जरूर खोला जाएगा। और आप जानकर खुशी होगी कि जहां भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, आज प्रांतीय स्तर के तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय हैं ही, केंद्रीय विश्वविद्यालय जहां भी खुलता है आज भी, तो प्रथम फेज में ही, प्रथम चरण में ही जिन विभागों की स्थापना होती है उसमें हिंदी भी है। तो इसलिए हिंदी को प्रसारित करने की व्यवस्था उस समय की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी देश कितना विकसित है, कितना समृद्ध है, अगर ये जानना आपको चाहते हो तो देखा जाता है कि उस देश की भाषा और साहित्य और संस्कृति कितनी विकसित है। हिंदी केवल अपने भाषा भाषियों के चलते समृद्ध नहीं है और राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी में जो साहित्य सृजन हुए हैं वो बहुत समृद्ध है। ये लगभग 1000 वर्षों का इतिहास इसके पास है, पूंजी है। राहुल सांकृत्यायन इसको 700 ईस्वी पीछे ले जाते हैं, क्योंकि हिंदी के पहले कवि सरहप्पा थे और सरहप्पा 84 सिद्धों में थे, जैसा कि आप जानते हैं, और उनका क्षेत्र इसी यही बिहार का क्षेत्र रहा है। वहां से हिंदी की शुरुआत होती है, हिंदी साहित्य की। लेकिन जिस हिंदी को हम खड़ी हिंदी के रूप में जानते हैं, वह मध्यकाल के बाद की देन है, जब मुस्लिम शासक यहां आए और उनके संपर्क से मेरठ और दिल्ली के एक आसपास की जो बोली थी, खड़ी बोली, वहां बहुत बड़ा बाजार था। आपने उस किताब को पढ़ा, आप किताब को पढ़े होंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा की किताब भाषा और साहित्य, भाषा और समाज, जिसमें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण उनकी स्थापना है कि जब कोई व्यक्ति कहीं बाजार करने जाता है, अभी भी आप देखे होंगे कि अपने समाज में जो लोग बम्बे, दिल्ली में नौकरी करने जाते हैं, हरियाणा, पंजाब में नौकरी करने जाते हैं, वहां से
न केवल पैसा और सामान लाते हैं बल्कि वहां से भाषा भी लेकर के आते हैं। तो उस समय पूरे देश के व्यापारी जो जाते थे व्यापार करने मेरठ और दिल्ली, तो वहां की भाषा भी लेकर के आते थे, बोली भी लेकर के आते। तो वो जो खड़ी बोली थी वो धीरे धीरे पूरे देश में फैली। और मुस्लिम शासन काल में आप जानते हैं कि उस समय की राष्ट्रीय भाषा फारसी थी, तो खड़ी बोली और फारसी को मिल करके एक नई भाषा की धारा चली, जिसको हिंदवी और रेखता के रूप में उसको रेखांकित किया गया। और यही हिंदवी आगे चल करके दो बहनें भाषाएं विकसित हुई, जिनको दो बहनें कहा जाता है, एक उर्दू और एक हिंदी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, व्याकरणिक दृष्टि से उर्दू और हिंदी बहुत निकट है। रचना के स्तर पर, खास करके काव्य भाषा के स्तर पर, काव्य शैली के स्तर पर दोनों थोड़ी भिन्न हो जाती। तो ये भाषा विज्ञान का विषय है कि कभी कभी बोली भी भाषा बनती है और कभी कभी भाषा भी बोली बन जाती है। जैसे खड़ी बोली कभी बोली थी, आज वो भाषा बन गई। अवधी और ब्रजभाषा कभी भाषा थी जिसका समृद्ध साहित्य है, लेकिन अब वो जो है वो बोली बन गई है। तो इस तरह से भाषा और बोलियों का संचार होता है। तो आज जो हिंदी हमारे साथ है, जिसको लेकर के राष्ट्रीय भाषा के रूप में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यह मुख्य रूप से आज 80 करोड़ की जनता, अपने देश की जनता बोलती है। और खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये एक लगभग एक ऐसा क्षेत्र है जहां के रहने वाले लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं। उनकी मातृभाषा हिंदी है। और इस तरह से लगभग 55-60% हिंदुस्तान की जनता हिंदी बोलती और लिखती समझती। डॉक्टर पठान रहीम खान साहब ने बड़े विस्तार से इस भाषा से का जो रोजगार पक्ष है उसको बड़े विस्तार से उन्होंने समझाया और बताया कि इसकी बहुत सारी संभावनाएं कल भी थी, आज भी। दरअसल अभी जो हिंदी भाषा के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो 2-3 स्तरों पर है। खास करके 20वीं शताब्दी के मध्य के बाद, यानी भूमंडलीकरण के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि जहां तक मुझे याद है 1961 में अंग्रेजी शब्दकोश में इस शब्द को शामिल किया गया था, ग्लोबलाइजेशन को, जिसका हिंदी अनुवाद है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण की अवधारणा आने के बाद अपने देश में, खास करके अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के समक्ष कुछ चुनौतियां खड़ी, इसलिए कि भूमंडलीकरण के बाद बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, निगमों का आगमन हुआ। और उन कंपनियों के आ जाने के बाद जो अंग्रेजी दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश या परिस्थितिवश जो संपर्क भाषा के रूप में अभी तक बनी हुई है, उसकी संभावना भी बढ़ी। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो एक अर्थशास्त्र है, उसके अनुसार लोगों ने देखा कि भाई भारत जो है बहुत बड़ा बाजार है, क्योंकि कंपनियां बाजार ही देखती हैं। उन लोगों को लगा कि इस देश की जनता जो भाषा बोलती है, समझती है, अगर उसमें हम काम करें, अपना विज्ञापन करें या उस वर्ग में अपने रोजगार तलाशें, तो उनको लाभ होगा। इस तरह से हिंदी को भी महत्व मिला।
और मिलने लगा। लेकिन ये चुनौतियां हिंदी के सामने आई, खास करके ऐसे हिंदी भाषी जनता के समक्ष जो केवल हिंदी जानते हैं। जैसा कि डॉक्टर पठान ने कहा कि हिंदी के साथ साथ अपने देश की एक और भाषा आप जानते हो और अंग्रेजी जानते हो, तो अब आज संभावना बहुत विस्तृत हो जाती है। हम लोग जब दिल्ली में रिसर्च कर रहे थे तो हम लोग हॉस्टल से, जेएनयू के हॉस्टल से मंत्रालयों में और दूतावासों में जाकर के डॉक्यूमेंट्स लाते थे और उसको हम बात करते थे, उसके पैसे मिलते थे। तो रोजगार की संभावनाएं कल भी थी, आज भी हैं। एक जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या आती है, जैसा कि कभी कभी लोग मान लेते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा करने की गलती लोग कर लेते हैं। ये गलती करने से, जैसे कि हिंदी जो आज समृद्ध है तो अपने लोक बोलियों और क्षेत्रीय भाषाओं के चलते ही समृद्ध है। कभी भी जो बोलियां हैं, लोक बोलियां हैं, वो हिंदी के लिए समस्या नहीं बनी। कुछ लोग इसको समस्या के रूप में, मैं इसको नहीं देखता। न किसी भाषा वैज्ञानिक की ऐसी कोई स्थापना है। सभी भाषा वैज्ञानिकों की यही स्थापना है कि लोक बोलियां अपनी मुख्य बोली को समृद्ध करती, चाहे मैथिली हो, भोजपुरी हो, मगही हो, या और जो जो जो, जो ब्रजभाषा हो, अवधी हो, ये सभी बोलियां, इन सभी बोलियों में बहुत ही समृद्ध साहित्य है जो कहीं न कहीं मजबूत करते हैं और समृद्ध करती। लेकिन कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। जैसी गलती आपको वैश्विक स्तर पर हो रहे विकास की तरफ आपकी नजर हो तो अफ्रीकी देशों में, जैसा कि जानते हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में फ्रेंच और स्पेनिश भाषा का वर्चस्व रहा है। वहां की सरकार और वहां के जो अधिकारी हैं, उन लोगों ने विकास की जितनी उस सरकार की योजनाएं थी उसको उन्होंने फ्रेंच और स्पेनिश भाषा में प्रचारित किया। लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में जो जनता वहां की बोलती थी उसमें उसको विज्ञापित करने की भूल कर बैठे, जिसके चलते कि वहां की सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक वहां नहीं पहुंच पाता। ये गलती वहां हुई। तो ये गलती, आप राष्ट्रभाषा को अख्तियार करने के बावजूद अगर क्षेत्रीय भाषा को महत्व नहीं देते हैं तो ऐसी गड़बड़ियां होती हैं। तो आज हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में अपनी चुनौतियों का सामना करती हुई आगे बढ़ रही है, समृद्ध हो रही है, और भाषा और साहित्य जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, साहित्य सृजन करने वाले जो लेखक हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत ही उच्च कोटि की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रचनाएं लिखी जा रही, जो आज हिंदी साहित्य में नई पीढ़ी आई हुई है। लगभग 20-25-30 सालों से हिंदी साहित्य में जो लिखा जा रहा है वो आप निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रचनाएं मान सकते हैं। जो उनका जो वस्तु है, कथा वस्तु है, काव्य वस्तु है, जो कंटेंट है, जो उनकी शैली है, जो स्टाइल है, वो काफी विकसित है। आज से 30-40-50 साल पहले जो रचनाएं लिखी गई, वो चाहे छायावाद हो की कविताएं रचनाएं हो, छायावाद उत्तर काल की रचनाएं हो, या नई कहानी नई कविता की रचनाएं हो, या शुक्ल जी के और उनके बाद की आलोचना हो। लेकिन इधर 15-20 साल में युवा लेखक, युवा कवि, युवा आलोचक जो सक्रिय हैं, उनको पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं, हिंदी भाषा और साहित्य विकसित हो रही है,
समृद्ध हो रही है। इसलिए हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी से जुड़ने वाले लोग अपनी भाषा को लेकर के कभी भी निराश होने की या दुखी होने की आवश्यकता उनको नहीं है। वो एक बहुत बड़ी विरासत से जुड़े हुए हैं, एक बड़ी बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक साहित्यिक विरासत से जुड़े हुए हैं, और उस विरासत को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है इंग्लैंड की। इंग्लैंड में आप जानते हैं कि इंग्लिश से पहले फ्रेंच भाषा का वर्चस्व रहा है पूरे यूरोप में। तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पहली बार यह जब बिल लाया गया कि अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज माना जाए, तो पूरा बिल फ्रेंच में था, और वहां के कई सांसदों ने, जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया कि अंग्रेजी को हम अपना लैंग्वेज, राष्ट्रीय नेशनल लैंग्वेज कैसे मानेंगे, ये तो ग्रास कटर्स की भाषा है। उस समय ये स्थिति थी। और आज देखिए अंग्रेजी कहां से कहां पहुंच गई। 1917 से पहले सोवियत संघ में लोग फ्रेंच बोलते थे। जैसे अपने यहां अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को पढ़ा लिखा माना जाता है, वैसे ही 1917 से पहले सोवियत संघ में फ्रेंच बोलने वाले लोगों को राष्ट्रीय, कम से कम सार्वजनिक स्थलों पर जो लोग फ्रेंच बोलते थे, जैसे हमारे अंग्रेजी लोग स्टेशनों पर बोलते हैं, तो उनको मान लिया जाता है कि बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। ये मानसिकता सोवियत संघ में 1917 के पहले थी। लेकिन जैसे ही व्यवस्था बदली और सोवियत संघ में रूसी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकार किया गया, वैसे रूसी भाषा विकसित हो गई। तो अपनी भाषा को लेकर के कभी भी निराश होने और दुखी होने की जरूरत नहीं। पूरे सम्मान के साथ अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा को बरतना चाहिए, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। हाँ, एक इसमें बात जरूर होनी चाहिए कि कुछ लोग हैं जो कभी कभी शुद्धतावादी भावना के साथ सक्रिय हो जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, भाषा वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जैसे ही आप शुद्धतावादी हो गए, वैसे ही आप संकीर्ण हो जाए। अंग्रेजी आज इस रूप में विकसित इसलिए है कि वह तमाम दूसरे भाषाओं से वो शब्द लेती रही। अंग्रेजी कोश जो है हर 10 साल में उसको अपडेट किया जाता है, अद्यतन किया जाता है। और न केवल वो हिंदी से, न केवल वो ग्रीक, लैटिन से और फ्रेंच से शब्द लिए हैं, उसने हिंदी और उर्दू से शब्द लिए हैं। तो हम लोगों को भी थोड़ा भाषा के स्तर पर उदार होने की जरूरत है, और दूसरे शब्दों के प्रयोग भी अगर हम अपनी भाषा में करते हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ये शुद्धतावादी दृष्टि कहीं न कहीं संकीर्णता की तरफ ले जाता है। तो मैं अपने शोधार्थियों और छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप खुलकर हिंदी बोले, खुलकर हिंदी लिखें, और पूरी उदारता के साथ दूसरे भाषाओं को भी सीखें, पढ़ें और उसमें लिखें। चूंकि और वक्ता बोलने वाले हैं, बहुत समय हम लोगों ने ले लिए हैं, मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण वेबिनार में आप लोगों ने मुझे मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया, और मैं आभारी हूं बीडी श्रीवास्तव जी का। और मुझे डॉक्टर पठान रहीम खान साहब को सुनने को मिला। हैदराबाद में हमारे बहुत सारे मित्र वहाँ हैदराबाद विश्वविद्यालय में, और मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं जब ये महामारी खत्म होगी तो कहीं ना कहीं कभी सेमिनार में हम लोग मिलेंगे। इसी उम्मीद और इसी सकारात्मक सोच के साथ आप सब लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत बधाई, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने हिंदी के महत्व को रेखांकित करते हुए इसके महत्वपूर्ण महत्व को बताने का प्रयास किया, इसलिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में मैं पुनः डॉक्टर कृष्णकांत मिश्र सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचारों को हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें।
डॉक्टर कृष्णकांत सर, कृष्णकांत मिश्र। साउंड नहीं आ रहा आवाज। नहीं, अभी साउंड बंद है। ऐसा है कि डॉक्टर कृष्णकांत मिश्र सर किसी इमरजेंसी के कारण उन्हें ट्रेवल करना पड़ रहा है और इसी के कारण वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, और जुड़ते भी हैं तो नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग 5 मिनट उनका वेट करते हैं सर का। तब तक हम चाहेंगे कि जैसा पठान सर ने बताया था कि अगर आप सभी लोग जो सुन रहे हैं वक्तव्य को, अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चंस है प्रोफेसर डॉक्टर मितेंद्र सिंह से या डॉक्टर पठान सर से, तो कृपया आप लोग क्वेश्चन पूछिए। अगर किसी प्रतिभागी के पास कोई प्रश्न है राष्ट्र शासन से संबंधित, तो हमारे दोनों वक्ताओं से पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, अगर छात्र हो या श्रोता हो, अगर प्रश्न नहीं किए तो दो बातें हैं जरूर मन में आता है। एक तो बहुत अच्छे से समझ में आना, या तो दूसरा ना समझ में आना। मैं समझता हूँ कि अच्छे से समझे होंगे। दोनों बातें हो सकती हैं सर, हाँ? दोनों या बातें तो हो। संकुचित होंगे कि पूछना या नहीं है। इस संबंध में आपको एक छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ। हाँ सर, बताया गया। आए क्या सर? आए? हेलो, हाँ सर। हाँ आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर आपकी। हाँ हाँ, हम बचपन में पढ़े होंगे कि एक इकोनॉमिक्स के आर्थिक साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर, उनका नाम अभी बोलते बोलते आपसे बात करते करते उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। थोड़ा सा मैं बताता हूं। अभी उनको नोबेल प्राइज आया इकोनॉमिक्स में, आर्थिक शास्त्र में। आप भी बता सकते हैं अगर नाम मेरे जहन में है, लेकिन अभी अभी निकल गया हो। मैं बताता हूं आपको। उनको पुरस्कार मिलने के बाद बहुत सारे लोग, मीडिया वाले और पेपर वाले, सारे लोग जाकर उनको पूछे, सर आपको इतना बड़ा नोबेल प्राइज मिला, आपको पूरे संसार में बहुत बड़ा प्राइज है ये, इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या आप कुछ बोल सकते हैं? उन्होंने कहा कि जब मैं बचपन में, जब मैं स्कूल जाता था, स्कूल जाकर वापस जब मैं घर आता हूं, तो मेरी मां मुझे पहले एक ही प्रश्न पूछती थी, तुमने आज अपने स्कूल में अपने मास्टर से क्या प्रश्न किया है?
उनकी माँ उसको पूछती थी बचपन से, तुमने आज स्कूल में अपने मास्टर से क्या प्रश्न पूछा? अब देखिए, आजकल अगर हम हैं अपने घरों में, अपने माता पिता क्या पूछते हैं, क्या बेटा बेटी दोपहर को लंच बॉक्स में जो रखा वो तो पूरा खा लिया तुमने? ये विचारों में फर्क आया आजकल। इसीलिए उनको मैं नाम बताता हूं, उनको मैं बोलता बोलता मैं नाम मेरे जहन से निकल गया उनका, मैं बताता हूं उनका नाम। ये अमर्त्य सेन सर। हाँ, अमर्त्य सेन। हाँ, यस, गुड गुड सर, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, उनकी मां पूछती थी घर जाते ही, बेटा आज तुमने क्या क्वेश्चन पूछा? बोलता कि मां ये गुफ्तगू करता था मां से। जब जाकर ये थोड़े सालों के बाद, इतना संघर्ष के बाद, उन्होंने नोबेल प्राइज विनर हुआ अमर्त्य सेन। देखिए, मैं छात्रों से एक ही कहता हूं ये संगोष्ठी के माध्यम से, अपने पास जितना समय है उस सारा समय को आपने इसको खर्चा करो सही रास्ते पे। जितना समय मिला आप एक टीचर बने, एक प्राध्यापक बने, प्रोफेसर बने, चाहे जो भी बनो, लेकिन समय का साथ से चलो। एक नौकरी मिल गई, आप आराम ना करो। जितना समय है समय के साथ चलना, ये सीख लो। अगर समय आपको बाद में आपको समय बचा लेगा, जैसा समय आप अच्छे कर्मों में रखे तो आपको अच्छे कर्मों की ओर ले जाएगा। अगर आप समय को बिगाड़ते अगर चले तो उसको बर्बाद किए तो समय आगे आपको बर्बाद करेगा। ये मैं बच्चों से हर हमेशा कहता हूं, मैं अपने क्लास के माध्यम से, अपने क्लास के दौरान समय का सदुपयोग करो। समय वापस कभी भी नहीं आता। जितना आपके पास 25-24 घंटे समय है, इस समय के हिसाब से आप एक टेबल बना लो, हर दिन का टेबल बना लो, हर समय का टेबल बना लो। आज तक भी मेरे साथ मेरा टाइम टेबल है। मैं आज मेरा कुल सर्विस मेरा 28 साल का मेरा सर्विस है, तो मैं आज मैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से मैं चलता हूं। मैं बच्चों को भी यही कहता हूं, मैं समय के साथ चलो। समय आपको जरूर साथ देगा। समय आपको कहां कहां तक ले जाएगा आप जानते हैं, आप बात को पता चलेगा। हाँ सर जी, विद्या शंकर जी, ये एक छोटा सा उदाहरण देने का था, मैं अमर्त्य सेन का मैं इनको दे दिया। और ये मधुश्री तिवारी जी, थोड़ा सा आपका माइक जो है डिस्टर्ब कर रहा है, तो हो सकता है कि हिलने के साथ डिस्टर्बेंस आ रही हो, उसको म्यूट कर लीजिए आप। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे तीसरे वक्ता जो है कि हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं जी, समस्या की वजह से। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने श्रोता हैं, इसमें बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और रिसर्च स्कॉलर भी हैं। कोई होता इस विषय पर अपना मत रखने का विचार रखता हो तो बोलने का प्रयास कर सकता है कोई? सही बात कहा सर, सही है, उनके भी विचार हम सुन लेंगे। कोई भी प्रतिभागी श्रोता जो इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं, वो अपने विचार को रखने के लिए तैयार हैं? नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते सर। हाँ बोलिए। जी, मैं पुनीता उपाध्याय। मैं इस विषय पे ये आप सभी का नमस्कार करती हूँ, जितने भी विद्वजन है, गुरुजन है, रिसर्च स्कॉलर्स है। ये जो विषय था, इसके कारण मुझे लगा कि कुछ बोलना चाहिए हम लोगों को भी। वर्तमान में मैं एक कैनरा बैंक में अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और मैंने अपना रिसर्च भी पिछले साल कंप्लीट किया है ज्योग्राफी विषय में। और चूंकि हिंदी के साथ मेरा बचपन से लगाव रहा है, हिंदी में ही मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, हिंदी में मैंने अपने विश्वविद्यालय तक की शिक्षा ग्रहण की है, तो और हिंदी साहित्य से स्पेशली मुझे बहुत ही ज्यादा लगाव है।
तो हिंदी से जो मुझे मिलता है और हिंदी का जो पूर्व में भी हमारे जैसे छात्रों का जो रुझान रहा है, इस कारण से मैं प्रेरित हो रही हूँ थोड़ा अपने शब्द आपके सामने रखने के लिए। सर, जैसा कि ये विषय है कि हिंदी साहित्य, अतीत और भविष्य, तो हिंदी जो हिंदुस्तान जब तक है और जब तक था तब तक हमारा हिंदी है। जैसे एक शब्द कहते हैं ना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अभी हमने अपना राष्ट्र पर्व भी बिताया है और उसमें भी हम जानते हैं कि हिंदी की इतनी शक्ति है जो पूरे देश को एक रूप से बांधे हुए है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, किसी भी विषय में पढ़ाई करते हो, लेकिन अगर हिंदी की जानकारी है तो ये सब हम लोगों को एक सूत्र से जोड़े हुए हैं। और आगे भी देखिए, हमारे जितने महान संत हैं, जैसे विवेकानंद जी, उन्होंने जहाँ इंग्लिश का बोलबाला था वहाँ हिंदी का अस्तित्व बचाए रखा। जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी, उनका जो हमारे हिंदी के प्रति रुझान है, ये सब हम लोगों को प्रेरित करता है हिंदी को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, इस विषय में जानकारी हासिल करने के लिए। आज मैंने आप सभी की जो ये थे वक्तव्य थे वो सुने और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हिंदी के ऊपर इतने बड़े बड़े विद्वान हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े सर्च किए हैं या लिखी हैं कहानियां। हम लोग एक रोजगार के लिए बैंक में काम करते हैं, लेकिन हमारा जो रुझान है सर, वो हिंदी के प्रति बहुत ही ज्यादा है। तो आज के इस वेबिनार में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरह के कार्यक्रम हो तो सभी विषयों के लोग सम्मिलित हो, जानकारी ले और अपने विचार रखें सर। ठीक है, नमस्कार। सही है, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीता जी। और कोई हमारे साथी हैं जो अपने विचार रख सकते हैं? इनके अलावा और कोई भी प्रतिभागी या में जो श्रोतागण है उसमें से कोई अपने विचार को रखने के लिए तैयार है, या फिर हम अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए प्रोफेसर वंशीधर श्रीवास्तव को आमंत्रित करते हैं? अच्छा, जितेंद्र कुमार बोलने के लिए तैयार है। आवाज नहीं आ रही सर? हाँ सर, हाँ, माइक म्यूट था। हाँ, ओके ओके ओके। आज मुझे काफी अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे सामने काफी प्रखर विद्वान हिंदी के लोग हैं और दोनों लोगों का जो अभिभाषण सुना मैंने, जो उनकी बातें जो सुनी मैंने, उससे मुझे हिंदी के बारे में काफी नॉलेज मिला। मैं इस फील्ड से हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कि हिंदी के क्षेत्र के लोग भी अपना अपना जो कैरियर बना सकते हैं और क्या क्या क्षेत्र है। इसके अलावा मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि अभी हम लोग ये यूपीएससी की कक्षाएं लेते हैं या कुछ रिसर्च स्कॉलर जो है अपने पीएचडी की थीसिस लिखते हैं, वहां पे एक लोगों के मन में संकुचन हो रहा है कि अगर हम हिंदी भाषा में अगर अपने पत्र को लिखते हैं, थीसिस को लिखते हैं या यूपीएससी में अपने पेपर को प्रेजेंट करते हैं, मेंस पेपर को, तो लोगों में क्या मनोभाव होगा, उसका मार्किंग कैसे होगा। तो खासकर उत्तरी भारत के लोग, जहां जिसमें बिहार और यूपी खासकर आता है, यहाँ के बहुत सारी आबादी जो है वो इस मनोभाव में रहती है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या फिर वो इंग्लिश सीखने में अपना जो पोटेंशियल है ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि हम जो भी तैयारी करते हैं, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और जिस भाषा को हम लोग बहुत ही सहज तरीके से उपयोग कर पाते हैं, बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, हम इसी भाषा के साथ आगे बढ़े और अपना जो पोटेंशियल है अपनी भाषा के साथ उस क्षेत्र में लगाएं।
हमें नहीं जरूरत है कि हमें भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है या कोई सा भी विषय पढ़ना है, उसको मुझे इंग्लिश में ही प्रेजेंट करने की जरूरत है और उसी से हमें लोग स्मार्ट समझेंगे। खासकर हमारे भारत में ये विचार नहीं होनी चाहिए। तो उन समस्त लोगों को जो इंग्लिश या दूसरे भाषा की जानकारी नहीं रखते हैं, वो अपने आप को कभी किसी से कम ना समझे और हिंदी भाषा के साथ ही भरपूर ताकत से, जोश से आगे बढ़े। ठीक है, इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे जो कन्वेनर है राकेश सर, इसको आगे करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विद्याशंकर जी। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अध्यक्षीय भाषण के लिए प्रोफेसर बीडी श्रीवास्तव सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य हम लोगों के सामने रखें। आज का वेबिनार बहुत प्रशंसनीय रहा। इसमें दो अन्य विद्वानों का विचार सुनने को मिला। सब लोग बहुत ही प्रभावित हुए, लाभान्वित हुए। इस अवसर पर मैं एक बार पुनः वक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए फिर भविष्य में हिंदी के विभिन्न कार्यक्रमों में जो भी आयोजित होंगे उसमें मैं आश्वासन देता हूं कि आप मूर्धन्य विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा। आप लोगों के विचार पुनः सुने जाएंगे। और अब मैं इस संगोष्ठी की समाप्ति की घोषणा करता हूं और अंत में पुनः आप लोगों का एक बार अभिनंदन और स्वागत करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यह एक दिवसीय वेबिनार जो है कि अपने समापन की तरफ पहुंच चुका है। तो मैं इतना वर्ष आज के दोनों विद्वान डॉक्टर रहीम खान सर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और उन्हें अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य निकालकर हमें इस कार्यक्रम में अपने ज्ञान गंगा में हमें अपने साथ साथ गोता लगाने के दिवस करते हुए हिंदी के अजस्र परंपराओं का उल्लेख करते हुए हिंदी के महत्व को रेखांकित किया। सर विद्याशंकर जी, सर जी आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज कट रही है। हो सकता है सर नेटवर्क समस्या हो, लेकिन यहाँ तो चल रहा है। इसलिए मैं पुनः एक बार डॉक्टर पठान रहीम खान सर का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हमारे दूसरे और मुख्य वक्ता प्रोफेसर मृत्युंजय सिंह सर, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग एसपी जैन कॉलेज सासाराम का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर अपने महत्वपूर्ण वक्तव्यों से हमें लाभान्वित किया। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। इसके साथ साथ हमारे तृतीय वक्ता डॉक्टर कृष्णकांत मिश्र जी थे, जो कि किसी तकनीकी समस्या की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन फिर भी हम उन्हें भी तहे दिल से शुक्रिया अदा उनका भी करते हैं। और
पुनीता उपाध्याय जी ने अपने मत को रखा, इसलिए हम इनका भी आभार व्यक्त करते हैं। इनके अतिरिक्त एक हमारे प्रतिभागी अब्दुल बदू आसमी जी हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ही शेर लिख करके भेजे, अभी इस ग्रुप से लिफ्ट करके यहाँ नहीं है, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ यह आज का एक दिवसीय वेबिनार राष्ट्रभाषा हिंदी वर्तमान एवं भविष्य यही पर होता है। आप सभी विद्वज्जनों का, प्रतिभागियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू सर। और सभी का धन्यवाद, सभी को मेरा सादर अभिवादन। और आप सभी प्रतिभागियों को बता दें कि इस वेबिनार में कोई भी फीडबैक फॉर्म नहीं है। जितने भी लोग जो रजिस्ट्रेशन कराए थे उन सभी को सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। इसमें कोई फीडबैक फॉर्म फिल नहीं करना है। धन्यवाद सर। फीडबैक भी भरना पड़ेगा? नहीं, फीडबैक नहीं देना है, आपके ईमेल पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। ठीक है सर।